Hello everyone. In the previous lecture we were studying order 1 of CPC. In that video we had studied order 1 of CPC rule 1 to rule 8. In today's lecture we will study the rest of the rules of order 1. So we will start with rule 8A of order 1 that states that power of court to permit a person or body of person to present opinion or to take part in the proceedings. सो बेसिकली ये रूल ये कहता है कि जब कोर्ट कोई सूट ट्राई कर रही हो और कोर्ट सेटिस्फाइड हो कि कोई पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ में इंटरेस्टेड है जो कि जो सूट का इशू है उससे डायरेक्टली और सब्सटेंशियली रिलेटेड है और कोर्ट को ये लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए नेसेसरी है कि उन पर्सनस को अलाउ किया जाए कि वो अपना ओपिनियन दे सके उस क्वेश्चन ऑफ लॉ पे, तो कोर्ट उन पर्सनस को परमिट कर सकती है कि आप अपना ओपिनियन दे सकते हो और प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकते हो सूट की, और कोई भी ऑर्डर दे सकती है जो कि कोर्ट को सही लगता है. नाउ वी विल स्टडी रूल 9 ऑफ ऑर्डर 1 दैट टॉक्स अबाउट मिस ज्वाइंडर और एंड नॉन ज्वाइंडर. सो मिस ज्वाइंडर का बेसिकली मतलब होता है जब दो या दो से ज़्यादा लोग जिनको प्लेंटिफ के रूप में ज्वाइन किया जाता है या डिफेंडेंट के रूप में ज्वाइन किया जाता है और वो ज्वाइनिंग जो है रूल 1 और रूल 3 जो है ऑर्डर 1 का उसका वायलेशन होता है. मतलब जिन पर्सन्स को ज्वाइन किया गया वो पर्सन नेसेसरी है ही नहीं इस सूट में ज्वाइन होने के लिए, तो उनको हम बोलते हैं मिस ज्वाइंडर. मतलब अगर हम हिंदी में समझें तो जिनको पार्टी नहीं बनना था उनको अगर गलती से पार्टी बना दिया गया तो उसको हम कहते हैं मिस ज्वाइंडर. और नॉन ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज होता है कि जिसको बनाना था उसको नहीं बनाया. मिस ज्वाइंडर होता है जिसको नहीं बनाना था उसको बना दिया. नॉन ज्वाइंडर होता है जिसको बनाना था उसको नहीं बनाया. So rule 9 basically states that no suit shall be defeated by reason of the misjoinder or non-joinder of parties, and the court may in every suit deal with the matter in controversy so far as regards to the rights and interest of parties actually before it. मतलब कोई भी सूट इस ग्राउंड पे डिफीट नहीं हो सकता है कि उसमें पार्टीज का मिसज्वाइंडर हुआ था या नॉन ज्वाइंडर हुआ था. कोर्ट हर सूट को जो कंट्रोवर्सी है उस सूट में उस अकॉर्डिंग डील करेगी और क्या इंटरेस्ट और राइट है पार्टीज का कोर्ट के आगे उस अकॉर्डिंग ही डील करेगी. कोर्ट इस अकॉर्डिंग किसी भी सूट को डील नहीं करेगी कि इसमें मिसज्वाइंडर हुआ है पार्टीज का या फिर नॉन ज्वाइंडर हुआ है. लेकिन इसके प्रोवाइजो में ये साफ साफ दे रखा है अगर नॉन ज्वाइंडर होता है नेसेसरी पार्टी का तो फिर इस रूल का प्रोविज़न अप्लाई नहीं होगा. नेसेसरी पार्टी बेसिकली वो पार्टी होती है जिसको इंक्लूड करना लॉ सूट में ज़रूरी है. जैसे कि अगर हम कोई पार्टीशन सूट लाते हैं, अगर पार्टीशन से रिलेटेड कोई सूट है तो उसमें सारे शेयरर्स का होना ज़रूरी है, नेसेसरी पार्टी है वो. तो नेसेसरी पार्टी बेसिकली वो पार्टी होती है जिनके बिना केस फाइल ही नहीं हो सकता. तो अगर नेसेसरी पार्टी का नॉन ज्वाइंडर हो जाता है तो उस पर रूल 9 अप्लाई नहीं होगा. Now we will study Rule 10. Rule 10 states that suit in the name of wrong plaintiff. So Rule 10 basically ये कहता है कि Rule 10 का सब Rule 1 कहता है कि जब कोई सूट इंस्टीट्यूट हो जाता है किसी गलत आदमी के नाम पे जो कि प्लेंटिफ बन गया, जिसको नहीं बनना था वो बन गया, या फिर ये डाउट होता है कि जिसके नाम पे सूट इंस्टीट्यूट हुआ है क्या वो बंदा सही में प्लेंटिफ बनने के लायक है या नहीं है, और कोर्ट अगर सेटिस्फाइड है कि ये जो मिस्टेक है ये बोनाफाइड मिस्टेक हुआ है और ये नेसेसरी है डिटरमाइन करना कि रियल क्वेश्चन डिस्प्यूट का क्या है, तो उसके लिए कोर्ट सूट के किसी भी स्टेज पे ऑर्डर कर सकता है कि किसी पर्सन को सब्स्टिट्यूट किया जाएगा या फिर ऐड किया जाएगा प्लेंटिफ के रूप में जिसका कि ऐड होना नेसेसरी है उन टर्म्स पे जो कि कोर्ट को सही लगती है. सो सब रूल 1 यही कहता है सिंपल टर्म्स में कि अगर किसी बंदे का नाम या फिर किसी रॉन्ग बंदे का नाम प्लेंटिफ के रूप में ऐड हो गया है सूट में, या फिर ये डाउट है कि क्या जिसके नाम पे सूट ऐड हुआ है वो राइट प्लेंटिफ है या नहीं, तो कोर्ट सूट के किसी भी स्टेज पे अगर सेटिस्फाइड है कि सूट जो है सूट में जो ये मिस्टेक हुआ है ये बोनाफाइड मिस्टेक है और ये नेसेसरी है जो भी रियल मैटर है डिस्प्यूट का उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि सही पार्टीज़ के बारे में पता चले, तो कोर्ट ऑर्डर दे सकती है कि किसी भी दूसरे पार्टी को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है या फिर ऐड किया जा सकता है प्लेंटिफ के रूप में जिसका होना नेसेसरी है उन टर्म्स पे जो कि कोर्ट को सही लगता है. वहीं पे सब रूल 2 बात करता है
कोर्ट में स्ट्राइक आउट और ऐड पार्टीज, मतलब कि कोर्ट जो है प्रोसीडिंग के किसी भी स्टेज पे स्ट्राइक आउट कर सकता है नाम किसी भी पार्टी का जो कि इम्प्रॉपरली ज्वाइन है। स्ट्राइक आउट मतलब होता है हटा सकता है, तो कोर्ट हटा सकती है किसी भी पार्टी का नाम जो कि इम्प्रॉपरली ज्वाइन हुए हैं उस सूट में। और ऐड कर सकती है नाम ऐसे किसी पर्सन का जिसका जिसका प्रेजेंस नेसेसरी है कोर्ट के लिए सारे जो क्वेश्चन है डिस्प्यूट के उनको रिजॉल्व करने के लिए। वहीं पर इसमें ये भी, ये सब रूल 2 ये भी बताता है कि जब डिफेंडेंट को ऐड किया जाता है, जब डिफेंडेंट, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 सेकेंड, हम कहाँ थे, रूल 2 पे। हाँ, तो रूल 2 में दूसरी बात ये कही जाती है जब किसी डिफेंडेंट को ऐड किया जाता है, किसी नए डिफेंडेंट को, तो प्लेंट को जो है अमेंड करना पड़ता है जब तक कि कोर्ट कुछ और ऑर्डर ना दे। और जो अमेंडेड प्लेंट है उसकी कॉपीज़ साथ में जो समन है वो सर्व किया जाता है नए डिफेंडेंट को, और अगर कोर्ट को लगता है तो ओरिजिनल डिफेंडेंट को भी सर्व किया जाता है। तो सब रूल 2 दो बात करती है, पहली कि कोर्ट जो है उस पार्टी का नाम स्ट्राइक आउट कर सकती है जिसको कि इम्प्रॉपरली ज्वाइन किया गया हो किसी सूट में, और ऐड कर सकती है ऐसे किसी पार्टी का नाम जिसका प्रेजेंस नेसेसरी है सूट के कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस के डिटर्मिनेशन के लिए। दूसरी बात सब रूल 2 ये कहता है कि अगर किसी नए डिफेंडेंट को ऐड किया गया है किसी भी सूट में या फिर सब्स्टिट्यूट किया गया है किसी नए डिफेंडेंट को, तो प्लेंट को अमेंड करना पड़ेगा उसी मैनर में जिस मैनर में कोर्ट स्पेसिफाई करती है, जब तक कि कोर्ट कुछ और ऑर्डर ना दे दे। और जो भी कॉपीज़ है समन की या फिर नए प्लेंट की वो नए डिफेंडेंट को सर्व की जाएगी, और अगर कोर्ट को लगता है तो ओरिजिनल डिफेंडेंट को भी सर्व की जाएगी। वहीं पे सब रूल 3 ये कहता है कि अगर नो पर्सन शैल बी एडेड एज प्लेंटिफ सुइंग विदाउट अ नेक्स्ट फ्रेंड और एज द नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ अ प्लेंटिफ अंडर एनी डिसेबिलिटी विदाउट हिज कंसेंट, कहता है किसी पर्सन को प्लेंटिफ के रूप में ऐड नहीं किया जा सकता है जो कि माइनर हो बिना बिना विदाउट अ नेक्स्ट फ्रेंड के, या फिर एक नेक्स्ट फ्रेंड के जो कि माइनर हो या फिर जो डिजेबल हो, बिना उसके कंसेंट के। मतलब किसी पर्सन को हम नेक्स्ट फ्रेंड के रूप में ऐड नहीं कर सकते प्लेंटिफ के रूप में बिना उन पर्सन्स के कंसेंट के जो कि डिजेबल हो या माइनर हो। अब वहीं पे सब रूल 4 ये कहता है कि जब डिफेंडेंट को, जो हमने पढ़ लिया, जब डिफेंडेंट को ऐड किया गया तो प्लेंट को अमेंड करने की ज़रूरत है, ये हमने पढ़ लिया। 5 कहता है कि इंडियन लिमिटेशन एक्ट का जो सेक्शन 21 है उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रोसीडिंग किसी भी पर्सन के खिलाफ जो कि डिफेंडेंट के रूप में स्टार्ट होगी वो समन मिलने के बाद ही स्टार्ट होगी, समन मिलने से पहले वो प्रोसीडिंग्स स्टार्ट नहीं होगी। सो हमने इसमें रूल 10 में क्या क्या पढ़ा, पहला, अगर सूट रॉन्ग प्लेंटिफ के नाम पे है तो कोर्ट उसको सब्स्टिट्यूट कर सकती है किसी नए प्लेंटिफ से इसका प्रेजेंस नेसेसरी है रियल क्वेश्चन के डिटर्मिनेशन के लिए। कोर्ट जो है नाम हटा भी सकती है उस पार्टी का जो कि रॉन्गफुली एडेड हुई है किसी भी सूट में, और ऐड कर सकती है किसी भी ऐसे पार्टी का नाम जिसका प्रेजेंस नेसेसरी है सेम। वहीं पर रूल 3 क्या कहता है, किसी पर्सन को प्लेंटिफ के रूप में ऐड नहीं किया जा सकता है सुइंग एज अ नेक्स्ट फ्रेंड के रूप में बिना उस पर्सन के कंसेंट के जो कि डिजेबल है। वहीं पे चौथा रूल ये कहता है कि जब डिफेंडेंट ऐड किया जाएगा तो प्लेंट को अमेंड करने की ज़रूरत है, और उसी मैनर में अमेंड करने की ज़रूरत है जैसा कि कोर्ट बताती है जब तक कोर्ट कुछ और ऑर्डर ना दे दे। और जो भी प्लेंट की कॉपीज़ है और समन्स की कॉपीज़ है वो सर्व की जाएगी नए डिफेंडेंट को। वहीं पे लिमिटेशंस, रूल 5 लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 22 के बारे में बताता है जो कि कहता है कि प्रोसीडिंग जो है किसी भी पर्सन के खिलाफ जिसको डिफेंडेंट के रूप में ऐड किया गया है किसी भी सूट में वो तभी स्टार्ट होगा जब उसको समन सर्व हो चुका हो। अब हम पढ़ेंगे रूल 11, रूल 10 ही, सॉरी, रूल 10 ये कहता है पावर ऑफ कोर्ट टू रिक्वेस्ट एनी प्लीडर टू एड्रेस इट
सो बेसिकली कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशन होती है कि वो किसी भी प्लीडर को रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप एड्रेस करें ऐसा किसी इंटरेस्ट को एड्रेस करें आप जो कि अफेक्ट हुआ है कोर्ट के डिसीजन से उस मैटर में, उस सूट के मैटर, उस सूट या प्रोसीडिंग के मैटर में जिसमें किसी पार्टी का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है और उसको अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं किया गया किसी प्लीडर के द्वारा। सो रूल 10A बेसिकली ये कहता है कि कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशन है कि वो किसी भी प्लीडर से रिक्वेस्ट कर सकती है कि आप एड्रेस करें ऐसे किसी इंटरेस्ट को जो कि अफेक्ट हुआ है कोर्ट के डिसीजन से किसी भी मैटर इन इशू में जो कि किसी सूट और प्रोसीडिंग में है, और जो इंटरेस्ट है वो ऐसे किसी पार्टी का है जिसको कि किसी प्लीडर के द्वारा अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं किया गया या फिर बिल्कुल ही रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। अब रूल 11 बात करता है कंडक्ट ऑफ सूट के बारे में। तो ये कहता है कि कोर्ट कंडक्ट जो है सूट का उस पर्सन को दे सकती है जो कि उसको प्रॉपर लगता है और सफिशिएंट लगता है कि वो उस कंडक्ट को अच्छे से निभाएगा या डील करेगा, कोर्ट के कंडक्ट को अच्छे से टेक ओवर करेगा। नाउ रूल 12 बात करता है अपीयरेंस ऑफ वन ऑफ द सेवरल प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। तो ये बेसिकली ये कहता है कि वो प्लेंटिफ और प्लेंट अगर बहुत सारे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट है तो वो किसी एक या एक से ज़्यादा लोगों को ऑथराइज़ कर सकते हैं उनके बिहाफ पे अपीयर होने के लिए, प्लीड करने के लिए और एक्ट करने के लिए। और अगर वो ऐसा कोई भी अथॉरिटी किसी ऐसे पर्सन को देते हैं तो वो अथॉरिटी रिटर्न में होना चाहिए, साइन होना चाहिए उन पार्टीज़ के द्वारा जो दे रहे हैं और फाइल होनी चाहिए कोर्ट में। सो बेसिकली रूल 12 ये कहता है कि जब बहुत सारे प्लेंटिफ और डिपेंडेंट होते हैं और वो किसी एक पर्सन को या एक से ज़्यादा पर्सन को ऑथराइज़ करते हैं उनके बिहाफ पे अपीयर, प्लीड और एक्ट करने के लिए, तो फिर उनको वो जो अथॉरिटी ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो सारे प्लेंटिफ या फिर डिपेंडेंट तो वो राइटिंग में होनी चाहिए, साइंड होनी चाहिए और कोर्ट में फाइल होनी चाहिए। अब हम देखेंगे रूल 13 जो कि लास्ट रूल है ऑर्डर 1 का, जो कि बात करता है ऑब्जेक्शन एज टू नॉन ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर। हमने रूल 9 में पढ़ा था मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर क्या होता है, और अब हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो रूल 13 कहता है ऑल ऑब्जेक्शंस ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज शैल बी टेकन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। जितने भी ऑब्जेक्शन हैं नॉन ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर के, उनको अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में रेज करना पड़ेगा। मतलब बेसिकली फर्स्ट डे ऑफ हियरिंग में अगर कोई ऑब्जेक्शन है पार्टीज़ के नॉन ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर से रिलेटेड तो उसको ऑब्जेक्ट किया जा सकता है जल्दी से जल्दी। और उन सारे केस में भी ऑब्जेक्शन रेज हो सकता है जिसमें इश्यूज सेटल हो गए हों या फिर सेटल होने वाले हों या इश्यूज के सेटल होने से पहले, जब तक कि वो ग्राउंड जो है ऑब्जेक्शन का वो खुद ब खुद अराइज ना हो गया हो कोर्ट के सामने। और अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया गया तो ये राइट जो है ऑब्जेक्शन का वो वेव हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकते हैं नॉन ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर से रिलेटेड। सो इसी के साथ हमारा ऑर्डर 1 आज कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में हम ऑर्डर 2 डील करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।